नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिकी खंड से संबंधित 27 और 28 जुलाई 2020 की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। हमारी प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। प्रथम है चीन हांगकांग प्रत्यर्पण संधि, उसके पश्चात आतंकवाद से संबंधित यूएन की रिपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर MOSPI की रिपोर्ट, एड्स के संबंध में ICMR अध्ययन, डेयर टू ड्रीम चैलेंज, मौसम एप्लीकेशन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यक्रम तथा अंत में करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारी पहली घटना चीन और हांगकांग के प्रत्यर्पण संधि से संबंधित है। वो क्या घटना है कि हाल ही में चीन के द्वारा हांगकांग की प्रत्यर्पण संधियों को स्थगित करने की घोषणा की है। तो यह किन देशों के साथ में हांगकांग की प्रत्यर्पण संधि को से हटने की घोषणा की है या स्थगित करने की घोषणा की है? तो कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई संधियों को स्थगित करने की घोषणा की गई है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? यह चीन के द्वारा हांगकांग के में लाए गए नए सुरक्षा कानून के तहत यह निलंबन लाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस हांगकांग सुरक्षा कानून के द्वारा चीन हांगकांग के वैदेशिक मामलों और उसके रक्षा मामलों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका है। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह ब्रिटेन ने भी चीन के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया था और न्यूजीलैंड ने भी चीन के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को भी समाप्त कर दिया था। इसके पश्चात देखते हैं कि आतंकवाद से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई है। उसमें क्या कहा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के केरल और कर्नाटक में ISIS संगठन के आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग ISIS। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे इस रिपोर्ट के? तो अलकायदा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के लगभग 150 से 200 आतंकवादी शामिल हुए हैं। योजना क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करना। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा जो है वह तालिबान के तहत काम कर रहा है। तालिबान जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान में कार्यरत है, वर्तमान में अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ संघर्ष में संलग्न है, उसके अंतर्गत अलकायदा कार्य कर रही है। यह मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान के निमरूज, कंधार और हेलमंद प्रांतों में यह संगठन निहित है। संस्था नहीं है, यह संगठन है, आतंकवादी संगठन। इसके पश्चात है कि इस्लामिक स्टेट, इसका अन्य नाम क्या है? ISIS। इसका संस्थापक माना जाता है अबू बकर अल बगदादी को। इसका नाम पूरा क्या था? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या इसे सीरिया या उन इलाकों में जहां यह संघर्षरत है दाइश के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः एक सुन्नी जिहादी आतंकवादी समूह है। 2019 में इस समूह ने भारत में एक नया प्रांत स्थापित करने का दावा किया, जिसका नाम दिया गया है उसने हिंद बिला। किए गए उपायों की भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि धारा 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में विभिन्न सुरक्षा उपाय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा एवं भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। वहीं केरल में ऑपरेशन पिजन को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत लगभग 200 भारतीय नागरिकों को ISIS जो आतंकवादी ISIS संगठन में शामिल हो चुके थे, उन्हें वापस मुख्य धारा में लाया गया। वहीं नेटग्रिड जो प्रस्तावित है उसका उल्लेख है तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी बड़े पैमाने पर तैनात करने का भारत द्वारा फैसला किया गया है। इसके पश्चात देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर MOSPI की रिपोर्ट। MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का शॉर्ट फॉर्म है, जो देश में बुनियादी ढांचा परियोजना पर एक रिपोर्ट जारी की है। प्रमुख बिंदु क्या है इस रिपोर्ट से संबंधित? तो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लगभग 403 परियोजनाएं हैं, जिनकी लागत 150 करोड़ रुपए है। इसके लागत में वृद्धि हो चुकी है। जो मूल लागत का कितना है? 19.6% इनकी लागत में वृद्धि हो चुकी है। तो इस वृद्धि का कारण क्या माना गया है इस रिपोर्ट में? तो भूमि अधिग्रहण और वन या पर्यावरण संबंधी मंजूरी में देरी, बुनियादी ढांचे के समर्थन और लिंकेज की कमी,
परियोजना के वित्त पोषण के मुद्दे, टेंडरिंग में देरी, संशोधित लागत अनुमानों की कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है और कानून और व्यवस्था की समस्याएं इस वृद्धि का मूल कारण है। इसके पश्चात देखते हैं एड्स के संबंध में ICMR अध्ययन क्या करता है। तो इसके प्रमुख बिंदु हैं कि 2030 तक देश में एड्स को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य से भारत चूक सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पे अतिरिक्त बोझ को माना गया है। इसके पश्चात है कि 2010 से 2017 के मध्य वार्षिक नए HIV संक्रमणों में वार्षिक गिरावट दर्ज की गई है। वह कितना है? तो 27% वह दर्ज की गई है। नवीन लक्ष्य क्या था सरकार का कि 2020 तक देश में एड्स को 75% तक कम करना। 2017 में पुरुष में HIV का राष्ट्रीय वयस्क प्रसार 0.22% है तथा महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक HIV संक्रमण मौजूद है। नए संक्रमण वाले राज्य कौन से हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और एक है उत्तराखंड। तो इन राज्यों में नए संक्रमण हो रहे हैं। अब है डेयर टू ड्रीम चैलेंज। इस चैलेंज को प्रारंभ किसने किया है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन या DRDO ने इसे प्रारंभ किया है। कब? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पे इसे प्रारंभ किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? यह एक ओपन चैलेंज है जो देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स यानी नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य क्या है? उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करना। पुरस्कार राशि कितनी है? तो पुरस्कार राशि 2 वर्गों में दी जाएगी, एक व्यक्तिगत रूप में, एक संस्था के रूप में। तो व्यक्तिगत रूप में यहाँ 5 लाख रुपए रखा गया है और संस्था के रूप में 10 लाख रुपए इनोवेटर्स और या स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं मौसम एप्लीकेशन। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने किस स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो यह होगा 14वें स्थापना दिवस पर इसे लॉन्च किया गया है। उपयोग क्या होगा? तो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करना। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? तो डिजाइन और विकास किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT, भारतीय मौसम विभाग IMD और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान IITM के द्वारा इसे संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह क्या प्रदान करेगा? तो मौसम की जानकारी, जिसमें क्या होगा? तो आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, दिशा जैसी जानकारी, स्थानीय मौसम की घटनाओं के बारे में 3 घंटे तथा 60 दिनों के लिए पूर्वानुमान यह प्रदान करेगा। यह पूर्वानुमान यह रंग के रूप में, यह जो अलर्ट होगा यह रंग के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसमें लाल, नारंगी और पीला रंगों का कोड उपयोग किया गया है। इसके पश्चात देखते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व में हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में जागरूकता का विकास करना। थीम क्या है? तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इस वर्ष के विश्व हेपेटाइटिस दिवस का मुख्य थीम क्या था? तो वह था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित 8 वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से यह एक है। प्रस्ताव कब लाया गया था? तो मई 2010 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था। आखिर इसे मनाया क्यों जाता है? तो हेपेटाइटिस बी के वायरस के खोज प्रोफेसर वरूच ब्लूमबर्ग ने की थी, तो उन्हीं की याद में इसे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस देखते हैं क्या है? तो हेपेटाइटिस ग्रीक भाषा के शब्द हेपार, जिसका मतलब यकृत होता है, और आइटिस, जिसका अर्थ सूजन होता है, इससे मिलकर बना है। हेपार-आइटिस से हेपेटाइटिस बना है, यानी यकृत में सूजन आने को ही हेपेटाइटिस बोला जाता है। इससे क्या होता है? यकृत की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। तो इसका कारक क्या है? तो जल और भोजन के दूषित होने, बॉडी फ्लूइड्स या रक्त आद्यान से यह बीमारी फैल सकती है। इसके पश्चात है कि भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यक्रम
तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यावसायिक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें सहयोग किसका है? तो फिक्की और FASIE फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव इंटरप्राइजेज के साथ इसका सहयोग करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे प्रारंभ किया है। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारत और रूस के स्टार्टअप्स और MSME को जोड़ना और विश्व स्तर पर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना। इसकी अवधि क्या होगी? तो 2 वार्षिक चक्र में इसकी अवधि होगी। प्रत्येक चक्र के तहत 5 परियोजनाओं का चयन किया जाएगा, जिसके पश्चात उनका वित्त पोषण इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा। इसमें मुख्य परियोजनाएं कौन सी होंगी? तो दवा, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, IT और ICT इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पोर्टल इसके लिए एक बनाया गया है जिसका नाम है www.indiarussiainnovate.org का विकास किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में 27 और 28 जुलाई 2020 की प्रमुख घटनाओं को। तो केंद्र सरकार किस वैश्विक वित्तीय संस्था के साथ सहयोग कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए कार्य करेगी? तो संस्था विश्व बैंक है। वही है कि भारत या कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन जिसमें FMCG उत्पाद थे बांग्लादेश के किस स्थान पर पहुंची है? तो बेनापोल। यहाँ आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत से पहली कंटेनर ट्रेन जिसमें FMCG उत्पाद थे वह भारत के किस पड़ोसी देश में पहुंची है? तो उसका उत्तर होगा बांग्लादेश। इसके पश्चात है कि हाल ही में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे हैं? तो वह भी बांग्लादेश है। इसके पश्चात है कि किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? तो वह देश ऑस्ट्रेलिया है। इसके पश्चात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितनी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो उसकी संख्या 3 हाई थ्रूपुट परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिसे कोलकाता, मुंबई और नोएडा में स्थापित किया गया है। इसके पश्चात हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? तो यह है IIT खड़गपुर। यह मात्र 400 रुपये में कोविड-19 का पता लगाएगी तथा इसमें एक लिटमस पेपर की तरह एक पेपर स्ट्रिप होता है जिसे एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा उसके पश्चात वह 1 घंटे के अंदर ही प्रोसेसिंग करके उस पेपर को उस व्यक्ति का कोविड रिजल्ट दे देती है। इसके पश्चात देखते हैं कि हाल ही में किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना संकट के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? तो वह है यूनिसेफ की यह रिपोर्ट थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया है? तो वह है 6 अगस्त तक। इसके पश्चात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? या हमारा विनिवेश लक्ष्य कितना है 2020-21 के लिए? तो वह है 2.10 लाख करोड़ रुपए। इसके पश्चात है कि भारत ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प किस देश के साथ में यह व्यक्त किया है? तो यह इंडोनेशिया के साथ है। भारत सरकार ने चीन के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध आरोपित किया है? अभी हाल में ही फिर किया गया है, तो वह 47 ऐप्स पर किया गया है। इससे पूर्व 59 चीनी ऐप्स पे प्रतिबंध पहले ही लगा दिया गया था, जिसमें कैम स्कैनर, आपका टिकटॉक, लाइकी वगैरह ऐप्स शामिल थे। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना ने भी 89 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके पश्चात देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित किस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी नागरिक अल कायदा गुट और एशिया में अन्य आतंकवादी गुटों का नेतृत्व
करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद से संबंधित रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन पेरिस में हुआ है? तो वह ओलिविया डी हैविलैंड का निधन पेरिस में 104 वर्ष की आयु में हो गया है। इसके पश्चात देखते हैं कि फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा जिला है? तो वह है बीजापुर जिला। यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके पश्चात देखते हैं कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा जारी किए गए BIS मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो BIS केयर है। इस ऐप के द्वारा क्या उपयोग किया जाएगा? तो उपभोक्ता ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं तथा अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इसके पश्चात है कि हाल ही में बांग्लादेश में भारत द्वारा वित्त पोषित किस मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया? तो यह बांग्लादेश के नाटोर में श्री श्री जयकाली मातार मंदिर का निर्माण किया गया। इसके पश्चात है कि हाल ही में CRPF दिवस कब मनाया गया था? तो CRPF दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि इसी दिन 1939 में CRPF की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात देखते हैं कि BIS के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रशिक्षण हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो पोर्टल का नाम है www.manakonline.in। हाल ही में भारतीय सेना ने किस विवादित स्थल को नागरिकों के लिए खोलने की घोषणा की है? तो वह सियाचिन घाटी को नागरिकों के लिए खोलने की घोषणा की गई है। किसके? भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता किस देश को TB सहायता के रूप में दी है? ट्यूबरकुलोसिस सहायता के रूप में दी है। तो वह है उत्तर कोरिया। इसके पश्चात देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किस कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण में भाग लेने की घोषणा की है? तो उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। इसके पश्चात आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर प्राप्त होती रहे। यदि आपका कोई सुझाव या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।